अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछली दफ़ा मैंने आपको शेर नंबर 3 की तशरीह की वजाहत की थी, यानी तशरीह शेर आपको समझाया था और आपसे कहा था कि आप तशरीह खुद लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि और ऐसा इसलिए किया गया था, जब मैंने शेर नंबर 1 की तशरीह लिखवाई थी, डिक्टेट करवाई थी और मुश्किल अल्फाज बोर्ड पे लिखे थे, तो आप में से मलाइका ने मुझसे कंप्लेंट की थी कि मिस आप तशरीह सिर्फ लिखवा रही हैं, आप हमें समझा दें तो आसानी रहेगी। मैंने सिर्फ उनके कहने पर, लेकिन मुझे अच्छे तरीके से मालूम था कि समझाने में आप लोग लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लिखवाने का तरीका तदरीस मैंने इसलिए अपनाया हुआ है कि आप लोग की राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, मुश्किल अल्फाज का इमला ठीक होगा, इस वजह से, ठीक है। और जब मैं तशरीह कराती हूँ तो वैसे बीच बीच में मैं समझाती भी जाती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिक्टेट करा के छोड़ दिया आपको। उसमें जो खास मुश्किल लफ्ज़ है उसकी मैं आपको मनमानी ही बताती हूँ, और शुरू में मरकज़ी ख्याल भी मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन किया, अच्छे खासा समझ में आ जाता है। तो लिखवाने का मकसद ही यही था ताकि आपको लिखने की हैबिट हो, सही। मगर आपको लोग समझते हैं शायद टीचर जो है वो लिखवाना नहीं चाह रही हैं या फिर क्या है, पता नहीं क्या आपके जहन में होता है, मुझे नहीं समझ आया इस बात का। लास्ट ईयर भी बच्चों ने ये कहा था मिस आप हमें समझा दें, आप अशार पढ़ें, नज़म पढ़ाएं और नज़म को समझाएं। मैं ठीक है, जब मैंने वो नज़म को समझाई और जब होमवर्क दिया तशरीह करके लेकर आए, उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया, तशरीह नहीं की। मुझे चाहिए आपकी नोटबुक पर काम, ताकि जब छुट्टियां हों, जब आपके मैट्रिक के पेपर होते हैं तो आपको पता है कि आपको एक महीने पहले ऑफ कर दिया जाता है, तो आपके पास आपकी कॉपी पर काम होगा, तो फिर आप उसको पढ़ सकोगे, आपके पास हर शेर तशरीह मौजूद होगी। वजह हर बच्चा जो है वो नोट्स जो है वो परचेस नहीं करता, तो जो मैं करवा देती हूँ काम, वो जाहिर सी बात है वो आपके आसानी के लिए करवा रही होती हूँ। बहरहाल अब मैं आपको तशरीह डिक्टेट करवा रही हूँ, एक एक सेंटेंस को 2 दफ़ा बोलूँगी और मुश्किल अल्फाज मैंने बोर्ड पर तहरीर कर दिए हैं। अब शेर नंबर 3 की तशरीह लिखिए, तशरीह में सुन लीजिए। शेर नंबर 1 में मैंने आपको हवाला और हवाला शायर लिखवा चुकी थी। हर शेर में मैं आपको हवाला या हवाला शायर नहीं लिखवाऊंगी और ना ही आपने कॉपी पर लिखना है। रजिस्टर आपने सबमिट कराने हैं काम मुकम्मल करके कल, ठीक है। आपकी क्लास टीचर ने आपको बता दिया होगा कि स्कूल में जो है वो कॉपीज चेकिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है और कल जो है 9 बजे से लेकर 1 बजे की टाइमिंग में आपने कॉपियां सबमिट करानी हैं। प्रॉपर आप बैग बनाकर, पैकेट बनाकर कॉपीज का जो है वो स्कूल में सबमिट कराएंगे। कॉपी के मार्क्स रखे गए हैं इस दफ़ा, ठीक है। अटेंडेंस के मार्क्स हैं, तो ये तमाम मार्क्स आपके जो है फर्स्ट मंथली टेस्ट में और जो है मिड टर्म में इंक्लूड होंगे, और उसके बारे में आपको आगाह किया जाएगा कि कैसे हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं मार्किंग की। तो आप लोग कॉपियाँ सारा काम करके रजिस्टर अपने स्कूल में कल सबमिट करा दें ताकि हम अपनी चेकिंग स्टार्ट करें, ठीक है बच्चों। चलिए मैं तशरीह डिक्टेट करवा रही हूँ और तशरीह लिखना शुरू करिए। शेर क्या है, शेर नंबर 3 में बोल रही हूँ, आप लिखें, कॉपी करें, किताब आपके पास यकीन होगी। हो गया मानिंदे आबे इर्जा मुसलमान का लहू, हो गया मानिंदे आबे इर्जा मुसलमान का लहू, मुस्तरिब है तू कि तेरा दिल नहीं दानाए राज। हले लोगात देख लीजिए इसके। आबे इर्जा आप कहते हैं पानी को, अर्जा कम कीमत सस्ता, लहू खून, मुस्तरिब बेचैन परेशान, और दानाए राज यानी कि दानाए राज मतलब पोशीदा बात, राज, ठीक है। चलिए हम तशरीह लिखवाए। मंजबाला शेर में शायर फरमाते हैं कि मुसलमानों में तफर्रका और निफाक डालने के लिए, मुसलमानों में तफर्रका और तफर्रका नफाक बोर्ड पे मैंने तहरीर किया है, आप देख लीजिए वहाँ से इसकी स्पेलिंग। तफर्रका और नफाक डालने के लिए मगरिब ने अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ कर दी, मगरिब ने अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ कर दी। वो मुसलमानों को जलील व ख्वार देखना चाहते हैं, वो
مسلمانوں کو ذلیل و خوار دیکھنا چاہتے ہیں. ذلیل و خوار بھی بورڈ پہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی سازشوں سے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا. انہوں نے اپنی سازشوں سے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا اور کہیں خود ان پر کسی نہ کسی بہانے سے حملہ کر دیا. غرض اب یہ حالات ہیں کہ مسلمانوں کے آگے خون کی کوئی قدر نہیں کرتا. اب یہ حالات ہیں کہ مسلمانوں کے خون کی کوئی قدر نہیں کرتا. مسلمانوں کی جانوں کی کوئی حیثیت نہیں. مسلمانوں کی جانوں کی کوئی حیثیت نہیں. مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. تو بھی پریشان ہے. تو بھی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مسلمان. تو بھی پریشان ہے لیکن تو اس راز کو اب تک نہیں جان سکا. تو بھی پریشان ہے لیکن تو اس راز کو اب تک نہیں جان سکا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کچھ تو تفکر کر، کچھ تو سمجھ کہ مغرب ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے. کچھ تو سمجھ کر کہ مغرب ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں تو آ گیا نا آپ کو شعر. تشریح بھی آپ نے لکھ لی کہ مغرب یہ کھیل کیوں کھیل رہا ہے. مغرب مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوا دی ہے. مسلمان آپس میں لڑ کر بھی دوسرے کا خون بہا رہے ہیں. مارنے والا بھی مسلمان ہے اور مرنے والا بھی مسلمان ہے. قاتل بھی مسلمان ہے، مقتول بھی مسلمان ہے. یعنی کہ بہت سستا خون ہو گیا ہے مسلمان کا. پانی کی طرح اس کا خون بہایا جا رہا ہے. صحیح، یعنی کوئی وقت نہیں رہی مسلمان خون کی. اور یہ کون کر رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ راز اس کے پیچھے یہ ہے جس کو تمہیں جاننا ہے. مسلمان کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اسے اس بات پر بے چین و مضطرب ہونا چاہیے کہ ہم کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم کیوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ہم کیوں ایک دوسروں کی جانوں کے دشمن ہو گئے ہیں. ذاتی مفاد کی خاطر ہم کیا کر رہے ہیں کہ مغرب جو کہہ رہا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. مغرب کی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے ہیں. ایک تو وہ خود بھی حملے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کشمیر ہو، چاہے بوسنیا ہو، چیچنیا ہو، تمام ممالک آپ کے سامنے ہیں. ان پر وہ خود بھی ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک سازش یہ بھی کر دی کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا دیا. کوئی مہاجر پٹھان کو مار رہا ہے، بلوچی جو ہے سندھی کو مار رہا ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے اندر نفاق اور تفرقہ ڈالا گیا ہے تاکہ ہم مسلمان قوم جو ہے وہ لڑ کر آپس میں ختم ہو جائے. صحیح، اور اپنی ساری توانائی، اپنی ساری جو ہے اس پہ ہم لگا دیں. ہم کوئی مثبت سوچ نہ سوچیں، اپنی ترقی کی بات نہ سوچیں، بلکہ ہم دشمنیوں میں پڑ گئے. ٹھیک ہے، اس طرح سے شعر نمبر 3 کی تشریح سمجھ میں آ گئی آپ کو. آپ نے لکھ بھی لی اور میں نے وضاحت بھی ساتھ میں آپ کو دے دی. ٹھیک ہے، اب آپ شعر نمبر 4 کاپی کریے جس کو میں کل ایکسپلین کر چکی ہوں پچھلی والی کلاس میں. ربط ضبط ملت بیدا ہے مشرق کی نجات. ربط و ضبط ملت بیدا ہے مشرق کی نجات. ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے صبر. شعر کاپی کریے. شعر نمبر 3 آپ کاپی کر لیجئے اور تشریح میں آپ کو ڈکٹیٹ کروا رہی ہوں. تشریح لکھیے آپ. پہلے میں شعر آپ کو سمجھا چکی ہوں، لہٰذا مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب صرف میں آپ کو تشریح ڈکٹیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ پراپر کام جو ہے کاپی پر کر سکیں. ٹھیک ہے، شعر نمبر 3 کاپی کر شعر نمبر 4 آپ نے کاپی کر لیا ہے. شعر میں نے ریڈ بھی کر دیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، میں تشریح بولنے لگی ہوں. منجر والا شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ مسلم اقوام کے درمیان
मुस्लिम अक़वाम के दरमियान बाहमी रब्त और अफ़हाम व तफ़हीम, बाहमी रब्त और अफ़हाम व तफ़हीम। अफ़हाम व तफ़हीम मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, शायद आपको मुश्किल लगे, नहीं लिखना आए तो अफ़हाम व तफ़हीम मैं आपको बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, इस शेर के मुश्किल अल्फाज में आपको बोर्ड पे लिख देती हूँ। अफ़हाम व तफ़हीम मैंने बोर्ड पे लिख दिया। उस शेर के मुश्किल अल्फाज देख लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है अफ़हाम व तफ़हीम। तो क्या बता रही थी मैं आपको, क्या आप लिख रहे थे जी, बाहमी रब्त और अफ़हाम व तफ़हीम बढ़नी चाहिए क्योंकि ये दोनों मुसलमानों की तरक्की का राज है। क्योंकि ये दोनों ही मुसलमानों की तरक्की का राज है। कौन दोनों? एक तो बाहमी रब्त और दूसरा अफ़हाम व तफ़हीम, ये मुसलमानों की तरक्की का राज है। जी अब आगे से लिखिए। इस शेर में इकबाल ने पूरी मुस्लिम कौम को, इस शेर में इकबाल ने पूरी मुस्लिम कौम को मशरिक़ और एशियाई मिल्लत के नाम से पुकारा है। मशरिक़ और एशियाई मिल्लत के नाम से पुकारा है। मिल्लत बैदा की क्या मायने हैं? मिल्लत बैदा के माने हैं मुसलमान कौम। ठीक है, मिल्लत बैदा से मुराद मुसलमान कौम नाम से पुकारते हैं क्योंकि एशिया को मशरिक़ कहा जाता है और ज़्यादातर एशियाई ममालिक मुस्लिम हैं। क्योंकि एशिया को मशरिक़ कहा जाता है और ज़्यादातर एशियाई ममालिक मुस्लिम हैं। हमारे अजदाद बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमारे अजदाद इस बात को समझ गए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने उन्हें एक लड़ी में परो दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने उन्हें एक लड़ी में परो दिया था। वो सब एक बाजू थे, वो सब एक बाजू थे। आपस के इत्तेहाद ने उन्हें नाकाबिले तस्खीर बना दिया था। आपस के इत्तेहाद ने उन्हें नाकाबिले तस्खीर बना दिया था। लेकिन आज का मुसलमान ये नुक्ता नहीं समझ रहा है। आज के मुसलमानों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश कर दिया है या शायद जानबूझकर याद नहीं रखना चाहते, क्योंकि इससे उनके ज़ाती मफाद पर ज़र्ब पड़ती है। ज़र्ब लिखा हुआ है, ज़र्ब यानी चोट। क्योंकि इससे उनके ज़ाती मफादात पर ज़र्ब पड़ती है। यहाँ तक मैंने आपको शेर नंबर 4 की तशरीह लिखवा दी है। ठीक है, अब हमने ये करना है कि आप शेर नंबर 4 की तशरीह मुकम्मल होगी। अब शेर नंबर 5 कॉपी डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबक खाके काशगत। सही। और इंशाल्लाह शेर नंबर 5 की तशरीह मैं आपको अगले क्लास में, अगले लेक्चर में आपको लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सारा काम आप करके कॉपी प्लीज़ जो है वो सबमिट कराइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।